दोस्तों जय हिंद। देखिए, हम लोग पढ़ते हैं आज अपनी मूल विधि वाली आईपीसी का। आप समझ लीजिए 2-3 वीडियो और आएंगे और आईपीसी जो बीएनएस है ये वाली मामला खत्म हो जाएगी। ठीक। तो आईपीसी की धारा 309 पहले थी। अब तो जो है जानते हैं कि बीएनएस स्टार्ट हो गई है हमारे यहाँ 2023 जो बीएनएस है। लेकिन आईपीसी में 309 का प्रावधान क्या था ये लगभग सभी को पता होगा। क्या प्रावधान थी कि आत्महत्या करने का प्रयत्न, ठीक है, वो एक आपराधिक कृत्य है। यानी कि ये क्या था, आत्महत्या करने का प्रयत्न। कोई व्यक्ति अगर सुसाइड करता है, अटेम्प्ट टू सुसाइड, आत्महत्या करने का कोशिश करता है और वो बच जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को पहले क्या होता था, 1 वर्ष की सजा दी जाती थी। 1 वर्ष की सजा, यानी उसको उठा के 1 वर्ष, ठीक है, जो कि मिनिमम 6 महीने था, जेल में डाल दिया जाता था। ठीक है, 6 महीने की सजा थी, मैक्सिमम 1 वर्ष तक था। तो आत्महत्या करने का प्रयत्न एक अपराध जो है था उस समय। अभी क्या है, एक जो है 2017 में एक्ट आई थी, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। ठीक है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट अधिनियम। इसमें क्या बोला गया, 2017 में यह आया था कि यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो वह जरूर जो है मानसिक तनाव से ग्रसित होगा। तो उसको उठा के अब क्या किया जाता है, अस्पताल में जो है भर्ती करा दिया जाता है और उसका मेंटल जो है हेल्थ केयर किया जाता है। ठीक है, तो अभी इस अधिनियम के तहत, ये जो मेंटल हेल्थ केयर अधिनियम आई है, इसके तहत आत्महत्या वाले को क्या करना होता है, आत्महत्या करने वाले को हॉस्पिटल में, ठीक है, अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है और उसका जो है मानसिक चीजों की जांच परीक्षण कराई जाती है। पहले क्या था कि आत्महत्या करने का प्रयत्न एक जो है आपराधिक कृत्य मानी जाती थी। ठीक है, क्योंकि अभी जो है वर्तमान में जो बीएनएस बनी है, ये वाली चीज समाप्त कर दी गई है। आत्महत्या करने का प्रयत्न समाप्त कर दी गई है। अब ये है तो आत्महत्या करने का प्रयत्न, लेकिन इसमें जो है 2-3 चीजें ऐड कर दी गई है, वो अभी हम बताते हैं। बीएनएस की धारा 226 में उसको इंक्लूड किया गया है। बीएनएस की धारा 226 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दहेज मृत्यु वाला भी जो पिछले वीडियो में बताया था बहुत इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। ठीक है, तो आईपीसी का 309 को अब बीएनएस की 226 में रखी गई है, लेकिन एज इट इज नहीं है, अक्षरशः वही चीजें नहीं है। उसमें क्या चीज है अभी हम बात करेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं कि आत्महत्या करने का जो प्रयत्न था, ठीक है, कि आत्महत्या करना क्या संवैधानिक था या असंवैधानिक था। ये मामला उठा था 2 केसों में। एक था पी रतिनम, ठीक है, पी रतिनम, पी रतिनम केस में आया था बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 1994 का मामला है। तो इसमें जो है कोर्ट के सामने बोला गया कि भाई साहब, जीवन का अधिकार देता है अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21 जो है जीवन जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ। तो इसमें जो है क्या किया गया कि इसमें जो है एक तर्क दी गई कि मेरी जीवन, ठीक है, मैं जीऊं या ना जीऊं, यानी कि जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है कि नहीं, ये जो है मामला कोर्ट के सामने आया था। तो कोर्ट ने बोला कि जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है, जीवन जीने का अधिकार है, और जीवन जीने के अधिकार में मरने का भी अधिकार शामिल हो जाता है। मरने का भी अधिकार इसने क्या कर दिया, शामिल कर दिया। याद रखिएगा, पी रतिनम केस में कोर्ट ने बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने, कि जीवन जीने का अधिकार में जीवन उस पर्टिकुलर व्यक्ति की है, वो चाहे तो जिए चाहे तो मर जाए। तो जीवन जीने के अधिकार में मरने का भी अधिकार शामिल है। ये जो है बात कब कर दी गई थी, पी रतिनम वाले केस में। ठीक है, तो इसमें अब चूंकि देखिए मरने का अधिकार जब मिल गया तो आत्महत्या करे आदमी तो वो क्या है, सही मानी जाएगी। और जब सही मानी जाएगी तो 309 को यहाँ पे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था, असंवैधानिक। ठीक है, फिर 2 साल बाद यही मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची ज्ञान कौर विवाद में। ज्ञान कौर बनाम, ये सब मैं पॉलिटी में पढ़ाया हुआ हूं, पंजाब राज्य। तो
1996 में जब ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची, तो कोर्ट ने जो है इसको अपनी ही गलती को सुधारा और जो है बोला कि नहीं, जीवन जीने का अधिकार का मतलब जीवन जीने से है। आपके जीवन से जो है कईयों के जीवन जुड़े होते हैं। यदि आप अपने घर में इकलौते कमाने वाले हैं, तो आप ही के जो है जीवन से आप पे डिपेंडेंट सारी फैमिली मतलब जो है उसका जीवन निर्भर है। इसलिए जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। तो उसने फिर से जो है आईपीसी की जो धारा 309 थी उसको फिर से संवैधानिक डिक्लेयर कर दिया। तो ये एक बार असंवैधानिक घोषित होकर संवैधानिक घोषित हो चुकी थी। तो यहाँ पे जो है 309 को क्या किया गया, फिर से पुनः संवैधानिक घोषित कर दिया गया, यानी कि पुनः बहाल कर लिया गया। क्लियर है? तो 309 तो समझ में आई होगी, आत्महत्या करने का प्रयत्न एक आपराधिक जो है कृत्य है। ठीक। अभी क्या है, 2017 से मेंटल हेल्थ केयर अधिनियम से उस व्यक्ति को उठा के अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। ठीक है, जो पर्टिकुलर कोई आत्महत्या करता है। अब बात करते हैं बीएनएस की धारा 226। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लाया गया है, मैं बोलूंगा। ठीक है, इसको मिटाते हैं तो बताते हैं। तो देखिए, बीएनएस की धारा 226 जो है वो बात करती है उस व्यक्ति के आत्महत्या करने का प्रयत्न जो कि कोई जो है विधिपूर्ण कार्य करने से रोकता है किसी को। यानी कोई पुलिस ऑफिसर है, किसी को गिरफ्तार करने आया। अब गिरफ्तार करने आया तो वो व्यक्ति जो है बोलेगा कि नहीं, मुझे गिरफ्तार करोगे तो मैं यहीं छत पे से कूद के जान दे दूंगा। हालांकि वो क्राइम किया होगा, हो सकता है उसने वारंट लेके आई, लेकिन अब उसका जो है क्या कर रहा है, विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने से उसको रोक रहा है। जो विधि द्वारा जो शक्ति मिली है पुलिस ऑफिसर को, उसका प्रयोग करने से वो रोक रहा है। किस कारण? आत्महत्या का दबाव देके। ठीक है, या फिर मान लीजिए कि कोई मान लीजिए कि कोई रजिस्ट्रार है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है, ठीक है, जिसको पावर मिली हुई हो, जैसे एसडीएम ही कोई है। अब उसके सामने कोई जाके बोला कि अगर ये जो है चीजें मेरे नाम नहीं लिखिएगा, मेरे इस पे साइन करिए। ठीक है, कोई भी जमीन हो या फिर जो है मान लीजिए वो एससी कैटेगरी में नहीं आता हो, फिर भी एससी का बनवाना हो, चाहे कुछ ऐसी भी चीजें जो उसके अधिकार क्षेत्र में आती हो, ठीक है, अधिकारी के, और उसका वो लीगली जो है वारिस ना हो व्यक्ति, लेकिन फिर भी जाके जो है अपने आप को बंदूक रख के ऐसे बोले कि आप इस पे साइन नहीं करेंगे तो मैं यहीं पे आत्महत्या कर लूंगा। तब ऐसी पोजीशन में जो है क्या है कि अधिकारी पे उसका जो है, जो विधि द्वारा शक्ति मिली है उसको प्रयोग करने से जो है क्या कर रहा है, रोक रहा है या फिर करने पे मजबूर कर रहा है। इन कंडीशन में अगर कोई आत्महत्या करता है तब जो है क्या होगा, वो जो है एक आपराधिक कृत्य मानी जाएगी। ठीक है, तो इसी चीज को 2000 बोल रहा हूँ, 226 में जो है बोला गया है कि कोई व्यक्ति यदि विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने या प्रयोग करने से विरत रहने के लिए आत्महत्या का प्रयत्न करता है तो वो जो है क्या हो जाएगा, एक आपराधिक कृत्य मानी जाएगी। वही टर्म है, थोड़ा सा जो है क्या कि क्लिष्ट भाषा का प्रयोग कर दिया गया है। क्या बोला गया है? विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करना, शक्ति का प्रयोग करना, या फिर प्रयोग करने से विरत रहना। प्रयोग करने से विरत रहने के लिए, विरत विरत मतलब अलग रहने, विरत रहने के लिए आत्महत्या का प्रयत्न करना, आत्महत्या का प्रयत्न करना, ये एक अपराध है। विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग, उदाहरण से समझेंगे हम लोग, इसको ज्यादा समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए उदाहरण जो है समझते हैं। अगर मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, कोई पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए आती है, गिरफ्तार करने, ठीक है, कोई पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने आती है, तो वो जो व्यक्ति है ये आत्महत्या का दबाव देने लगता है, आत्महत्या के लिए बोलने लगता है कि यदि आपने मुझे गिरफ्तार किया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो ये क्या हुआ, विधिपूर्ण शक्ति से प्रयोग करने से विरत रहने का दबाव बनने लगा। यानी कि जो पुलिस को जो है विधि द्वारा शक्ति मिली है उससे वो विरत कर रहा है, यानी कि उसको अलग कर रहा है, वो ऐसा काम न कर पाए। ठीक है, और इसका जो है क्या एग्जांपल हो जाएगा, विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए आत्महत्या का प्रयत्न। यहां दो टर्म को तोड़ के देखना है, विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने
के लिए आत्महत्या का प्रयत्न और विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने से विरत रहने के लिए, यानी कि जो ऑफिसर्स लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको दोनों तरह की शक्तियां हैं। शक्तियां तो हैं ही विधि द्वारा मिली, अब उनसे जो है या तो उस शक्ति का प्रयोग करवाने के लिए कोई व्यक्ति आत्महत्या करना चाहता हो, या फिर प्रयोग से बचने के लिए। ठीक है, जैसे ये गिरफ्तार करने से बचने के लिए कर रहा है। कोई मान लीजिए तहसीलदार के सामने जाके बोले कि इस जो है जमीन का नामांतरण मेरे नाम नहीं करोगे, हस्तांतरण मेरे नाम करो अभी, नहीं तो मैं अभी यहीं पे गोली मार लूंगा, तो ये विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करवाना हो गया। ठीक है, तो ऐसी चीजें अपराध मानी गई हैं यहाँ पे अनुच्छेद बोल रहा हूँ, बीएनएस की धारा 226 में। ठीक है, तो यही चीज था बस, और कुछ अलग नहीं है। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे। अब देखिए एक लास्ट पॉइंट देखते हैं। आईपीसी की धारा 310 ठग को परिभाषित करती थी। ठीक है, कि ठग जो है किसे कहते हैं, लेकिन अभी जो है बीएनएस में इसको जगह नहीं दिया गया है, बीएनएस में इसको समाप्त कर दिया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे बीएनएस में ये पॉइंट नहीं है। क्लियर है, ठग को नहीं बताया गया है। अब चूंकि अभी जो है क्या है कि ठग जो है लगभग समाप्त हो गए हैं, अब तो कमीशन पे काम हो रही है ना, दलाली पे हो रही है। लोगों को सीधा बता के बताया जाता है कि भाई आपसे 5% लूंगा, 2% लूंगा, तो उनको बता दिया गया, उनके नॉलेज में है। ठगी में क्या था कि डायरेक्ट झूठ बोल के जो है क्या होता था, किसी को झूठ बोला, देखें आप सुने होंगे मिस्टर नटवर लाल, झूठ बोल के ताजमहल ही बेच दिया, दिल्ली का लाल किला, ये सब वगैरह, संसद ही बेच दिया, तो ये सब ठग होते थे। ठीक है, अब ठग वाली सिस्टम समाप्त हो गई है, अब कमीशन पे चीजें आ गई हैं, दलाली पे। वो जो है चूंकि अब ऐसा जो है दलाली कोई व्यक्ति करे कि जो है मैं तुम्हारा नौकरी लगवा दूंगा, ये सब बोल के अगर पैसा लेता है तो वो सब तो गलत है, उसके लिए तो अलग से प्रावधान है ही। फिलहाल आप ध्यान रखेंगे ठग का परिभाषा था 310 में, और इसको बीएनएस में जगह नहीं दी गई है। ठीक है, दलाल और जो है ठग में क्या अंतर है? दलाल जो है क्या होता है, नॉलेज में रखता है चीजों को कि मैं ये काम करवाने का इतना पैसा लूंगा। ठग जो है सीधे झूठ बोलता था और पैसा ठग लेता था। ठीक है, संपत्ति हड़प लेता था। तो मिलेंगे अब अगले